हेलो स्टूडेंट, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जाखड़ एजुकेशन के माध्यम से मैं राजकुमार जाखड़ सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 12th बायोलॉजी के लिए आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। पारितंत्र इकोसिस्टम क्या होता है। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। बिल्कुल ही बड़े ही ध्यान से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करना है। आपको सही आंसर तक पहुंचने का पूरा प्रयास करना है और जैसे ही क्लास ख़त्म होती है उसके अंत में आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए। कुछ एक बच्चों के कमेंट आ जाते हैं कि हमारे सर इतने सही हुए। बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। सेकेंड लास्ट चैप्टर अपना ये चल रहा है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन कहता है चारण खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी को कहा जाता है। देखो किसकी बात कर रहा है अगला, खाद्य श्रृंखला की। और खाद्य श्रृंखला भी कौन सी, चारण। देखो हमने पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखलाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली आती है परभक्षी या शाकवर्ती या जिसको चारण खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। 2 नंबर पर आती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। 3 नंबर पर आती है अपरदी या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। ये 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला हमने इकोसिस्टम में पढ़ी थी। अगला कह रहा है कि मांसाहारी किसको कहा जाएगा, प्राथमिक उत्पादकता। ये देखो क्या लिखा, प्राथमिक उत्पादक है। क्या लिखा, प्राथमिक उत्पादक। दूसरा ऑप्शन कहता है द्वितीयक उत्पादक। तीसरा कहता है प्राथमिक उपभोक्ता और द ऑप्शन कहता है द्वितीयक उपभोक्ता। यानी पहला है प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आपको याद रखना है खाद्य श्रृंखला में, कौन सी खाद्य श्रृंखला में, चारण खाद्य श्रृंखला में जो मांसाहारी होता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी जिसको द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाएगा। तो इस प्रकार से पहले ही क्वेश्चन का अपना द ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्येक पोषी स्तर ट्रॉफिक लेवल जो है कि जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपभोग होता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप पहुंच गए होंगे। जैसे हम लिख देते हैं T1 के बाद में आ जाएगा T2, इसके बाद में T3, इसके बाद में T4। ये ट्रॉफिक लेवल होते हैं, यानी प्रथम पोषी स्तर, द्वितीयक पोषी स्तर, तृतीयक पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का 10% का नियम हमने बिल्कुल पढ़ा था। तो देखो आपको क्या बता रहा है, प्रत्येक पोषी स्तर के जीव द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपभोग होता है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 10% उपभोग होता है। 90% जो ऊर्जा होती है वो वायुमंडल में क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, चली जाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है लघु जीव क्या है। जब एक पारितंत्र की एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ लघु जीव भी आते हैं जिन्हें कहा जाता है, पहला ऑप्शन कहता है प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर तृतीयक उपभोक्ता और द ऑप्शन कहता है अपघटक यानी डिकम्पोजर। तो आपको याद रखना है कि जो लघु जीव होते हैं इनको क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है, डिकम्पोजर कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 नंबर क्वेश्चन में अपना द ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूं तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। खाद्य श्रृंखला में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा, खाद्य श्रृंखला में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पहला ऑप्शन कहता है जैव भार के पिरामिड के द्वारा, दूसरा कहता है ऊर्जा के पिरामिड के द्वारा, तीसरा कहता है संख्या के पिरामिड के द्वारा, चौथा कहता है पोषक स्तर के द्वारा। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड आउट कर लो। यानी खाद्य श्रृंखला में जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव भार के पिरामिड के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से अपना जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। और स्क्रीन पर दिख रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, ट्रॉफिक साइकिल या न्यूट्रिशन साइकिल यानी पोषण चक्कर, ऊर्जा प्रवाह है और चौथा कहता है अपघटन। तो जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहा जाता है, उत्पादकता कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। उत्पादकता को निम्न में से किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। डेफिनेटली इसके ऊपर 5 स्टार लगा लो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, नीट एग्जाम की दृष्टि से, अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सबकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। उत्पादकता को निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राम स्क्वायर
ईयर लिखा हुआ है यानी प्रतिवर्ष लिखा हुआ है, किलो कैलोरी, मीटर स्क्वायर, प्रति ईयर्स लिखा हुआ है, ग्राम का देखो क्या लिखा है, ग्राम क्यूब लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये और इसको समझना मोस्ट है ये। तो इसमें हो जाएगा ग्राम स्क्वायर ईयर इनवर्स, और या क्या कह सकते हैं जिसको किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर प्रति ईयर कह सकते हैं। तो इसके अंदर ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? बिल्कुल बड़े ही ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? पहला ऑप्शन कहता है एक समुद्र में जैव भार का पिरामिड, दूसरा ऑप्शन कहता है घास भूमि में संख्या का पिरामिड, तीसरा ऑप्शन कहता है ऊर्जा का पिरामिड, और चौथा कहता है एक वन में जैव भार का पिरामिड। यानी इसमें कौन सा करेक्ट हो जाए, कौन सा पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है? तो आपको याद रखना है एक समुद्र में जैव भार का जो पिरामिड होता है वो सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है। इसी क्रम में बढ़ूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। पारितंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया था? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हेकल नामक वैज्ञानिक ने, वार्मिंग नामक वैज्ञानिक ने, ओडम ने, एजी टेंसले ने। तो आपको याद है कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक कौन था? एजी टेंसले। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, और आज का 9 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है पारितंत्र होता है कैसा होता है? ओपन होता है, क्लोज्ड होता है, कोई भी संभव है, ये सभी गलत हैं। तो आपको याद रखना है कोई भी यदि इकोसिस्टम है, कोई पारितंत्र होता है वो हमेशा कैसा होता है, खुला होता है। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आपको स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस पारितंत्र में उच्च सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, सभी एग्जाम की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस पारितंत्र में उच्च सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है? पहला ऑप्शन कहता है मैंग्रोव, दूसरा कहता है वर्षावन, तीसरा कहता है कोरल रीफ, और चौथा कहता है घास स्थल। सबसे ज़्यादा सकल प्राथमिक उत्पादकता किस में होती है? तो आपको याद रखना है, यानी इसका बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्षावन में यह घटना पाई जाती है। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, आपको दिख रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। प्रासंगिक, देखो प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, जिसको PAR के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जाना जाता है? PAR के नाम से जाना जाता है, यानी फोटोसिंथेटिकली और एक्टिव रेडिएशन के नाम से जिसको जानते हैं। PAR की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान देना है प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण जो होता है इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, जिसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका परसेंटेज पूछा है तो आपको याद रखना है, इसमें क्या हो सकता है, आप अनुमान लगाइए। 100% हो सकता है, 50 हो सकता है, 1 से 5 यानी 1 से 5 और 2 से 10। तो बिल्कुल आपको याद रखना कि 50% इसका मान होता है। और ये PAR जो है इसकी फुल फॉर्म पर आप गौर करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन कहता है खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है, एक फूड चेन जो होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवों से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटकों से। तो आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, जब एक फूड चेन शुरू होती है तो उसका प्रारंभ किससे होता है? बिल्कुल सिंपल सा है, ग्रीन प्लांट से। और ग्रीन प्लांट के अंदर कौन सी मैकेनिज्म होती है? फोटोसिंथेसिस की, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, जिसको प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपना से ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन दिए गए हैं और जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है उसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको 13 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार कौन सा है? तो समुद्री जल होगा, प्राणी अस्थियां होंगी, सेल होगा, जीवाश्म होगा। तो किसकी बात कर रहा है? फास्फोरस की बात कर रहा है। तो आपको याद रखना चट्टानें जो होती हैं, सेल जो होती हैं, वो इसका प्राकृतिक भंडार माना जाता है। तो से ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। संख्या का सीधा पिरामिड किस में नहीं होता? बड़ा ही मस्त क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या का सीधा पिरामिड किस में नहीं होता? ताल में नहीं होता, वन में नहीं होता, झील में नहीं होता, घास स्थल में नहीं होता। किसकी बात कर रहा है? संख्या का सीधा पिरामिड की बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना वन में संख्या का सीधा पिरामिड नहीं पाया जाता है। बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, और आपको 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। कैंचुए द्वारा अपशिष्ट को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखो केंचुआ जिसको किसान का मित्र कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर जिसको कहा जाता है, यह वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम करता है। इसके द्वारा पदार्थों को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है, जिस घटना को कहते हैं अपचयन।
जिसको कहते हैं ह्यूमीकरण, जिसको कहते हैं विखंडन, जिसको कहते हैं खनिजीकरण। बिल्कुल अनुमान लगाइए और बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है। जैसे ही वर्मी कंपोस्ट बनाएगा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और उस विधि को क्या कहा जाता है, विखंडन विधि कहा जाता है। तो जो इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर था उसका पार्ट फर्स्ट आपके सामने रखा गया, जिसमें